Hello student, how are you? Today we will start our 13th chapter, Oceanic Water. Our chapter is Water, Oceanic Water. हम जानते हैं वाटर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। वाटर के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके बिना ना ही तो कोई वेजिटेशन होगी, ना ही कोई जीव जंतु होंगे और ना ही कोई मानव रह सकेगा। यह हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला स्थान आता है एयर का। एयर का बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वाटर। और सभी प्लानेट में से सिर्फ अर्थ पे हमें ये वाटर मिलता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लानेट बोलते हैं। अर्थ पे टोटल एरिया का 71% एरिया पे हमें वाटर मिलता है और 29% एरिया पे हमें लैंड मिलता है, लैंड सरफेस। ओके, अब हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है? Hydrological cycle is a circulation of water from hemisphere in various form: gas, liquid, solid. वाटर का चेंज होना वेरियस फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, लैंड से ओशियन, ओशियन से एटमॉस्फेयर, इस तरह से एक सर्कल में चलना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। Water is a cyclic resource. It can be used and reused. Water is undergoes in a form of cycle from land to ocean, ocean to land. Hydrological cycle is described as the movement of water on Earth's surface. और हम बात करते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कितने समय से चल रही है। ये बिलियन ऑफ ईयर से कंटिन्यूस चल रही है। मीन वाटर आता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से वापस लैंड पे कुछ पार्ट गिरता है, कुछ पार्ट ओशियन में गिरता है, फिर वहां से एवापोरेट होके वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। इस तरह से वाटर का सर्कल चलता रहता है। इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बाद में हम बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। कहाँ पे कितना पानी मिलता है और किस स्थान पे कितना पानी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल जो हमारा अर्थ सरफेस है, इसका 70% एरिया, 71% एरिया इस पे वाटर है और इसका 29% एरिया पे लैंड सरफेस है। ये एक अलग बात है, आपकी बुक में थोड़ा इसको कंफ्यूज कर रखा है। ये तो हाँ हो गया हमारा ग्लोब और अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें परसेंटेज में कितना वाटर कहाँ पे मिलता है, तो उसके लिए हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। इस 71% का ही वो अलग परसेंटेज है। हमारा अर्थ में टोटल 100% वाटर है और वाटर में से, उस वाटर में से 97% वाटर हमें ओशियन में मिलता है। जो अर्थ पे टोटल वाटर है उसका ओशियन में हमें 97% और 2% वाटर मिलता है जो फ्रेश वाटर होता है पीने के लायक, आइस कैप एंड ग्लेशियर में। और इसके बाद में 0.68% वाटर हमें ग्राउंड वाटर से मिलता है। और इसके बाद में हमें 0.01% वाटर लेक्स में मिलता है। और इसके बाद में 0.005% वाटर
हमें सोइल मॉइस्चर में मिलता है। इसके बाद में 0.001% हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है। इसके बाद में 0.0001% वाटर हमें कैनाल और स्ट्रीम में मिलता है। 0.401% वाटर हमें विद इन लाइफ में मिलता है। मीन ट्रांसपेरेंसी, जो हमें वेजिटेशन से वाटर वेपर होते हैं वो यहां से मिलते हैं विद इन लाइफ में। ये हो गया 100% वाटर जो कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट है हमारे अर्थ पे। टोटल अर्थ का वाटर है वो उसका 97% वाटर हमें मिलता है ओशियन में। ये हो गया हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ, कहां कहां पे हमें कितना वाटर मिलता है, ये इसका होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बात करते हैं कि हमारे आगे आने वाले समय में वाटर की कमी किस प्रकार रह जाएगी। वाटर वैसे तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, साइक्लिक रिसोर्स है, उतना ही वाटर हमें मिलता है, उतना ही वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन बात क्या है, जो आगे आने वाले टाइम में जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने के कारण वाटर लिमिट तो उतनी ही है, वाटर तो हमें हर बार उतना ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ जाने के कारण वाटर की जो खपत है वो भी बढ़ जाएगी। इस कारण जो वाटर है उसका कंजर्वेशन जरूरी है। जो रिवर है उसमें तली में गाद जम जाने के कारण उसकी तली ऊपर उठ जाती है, जिससे उनमें भी पोल्यूशन बढ़ता है। हमें इनके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। इसी में जो हमारा अगला पॉइंट है, आपको ये वीडियो से जो मैंने अभी लिखा है इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीफ ऑफ द ओशियन। Relief of the ocean floor। तो हम बात करते हैं कि ओशियन अर्थ की ऊपरी सतह पर है और इस सेक्शन में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारे अर्थ के ऊपर कई प्रकार के ओशियन हैं वो एक दूसरे में इतने मर्ज है कि उनको डिमार्केट नहीं किया जा सकता। उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए कोई विस्तृत डिमार्क नहीं कर रखे। इसके लिए हम बताते हैं कि अर्थ पे कितने प्रकार के ओशियन है। अर्थ पे 5 प्रकार के ओशियन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, सेकंड है अटलांटिक ओशियन, थर्ड है इंडियन ओशियन, फोर्थ आ गया आर्कटिक ओशियन और फिफ्थ आएगा साउथर्न ओशियन। इसी को ही हम अंटार्कटिका ओशियन भी बोलते हैं। अर्थ के ओशियन को इन 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इनके अलावा भी
बहुत सारे गल्फ होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, बेज होती हैं, इनको भी डिवाइड कर रखा है। आगे इनको छोटे सी में डिवाइड कर रखा है, जैसे अरेबियन सी, रूम सी, ब्लैक सी। आगे भी इनको कई प्रकार में डिवाइड कर रखा है, कौन सा एरिया किसके अंदर आता है, लेकिन मेजर पार्ट इन 5 पार्ट में ही डिवाइड कर रखा है। और अब हम बात करते हैं इनके फ्लोर के बारे में। जनरली ओशियन होते हैं, इनकी डेप्थ 3 से 6 किलोमीटर तक होती है और इनके अंदर बहुत सी अलग अलग प्रकार की रिलीफ फीचर मिलती हैं, जैसे कि इसमें प्लेन हो गया, डीप सी प्लेन हो, माउंट ग्योर्ड, सी माउंट, अलग अलग प्रकार के रिलीफ फीचर होते हैं। वो बनते कैसे हैं? जब अर्थ मूवमेंट होता है तो क्या होता है, एक तो टेक्टोनिक्स मूवमेंट होती है अर्थ की, उस कारण भी हो सकता है। एक वोल्केनो इरप्शन के कारण भी हो सकता है। जब वोल्केनो इरप्शन ओशियन के अंदर फ्लोर पे हो तो उसके ऊपर जो लावा निकलेगा उसके कारण भी डिफरेंट प्रकार की रिलीफ फीचर बनेगी। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ रिलीफ। अब जो इसके रिलीफ बनती है उनको कितने प्रकार में डिवाइड कर रखा है। जो ओशियन की मेन डिवीजन होती है उसको 2 प्रकार में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले एक तो मेजर डिवीजन और एक है माइनर डिवीजन। हम सबसे पहले मेजर डिवीजन के बारे में बात करेंगे। डिवीजन ऑफ रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर। फर्स्ट है द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, SHELF, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सेकंड आएगा द कॉन्टिनेंटल स्लोप और थर्ड आएगा डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन। और फोर्थ आएगा डीप्स। ये होगी मेजर प्रकार ओशियन फ्लोर के मेजर टाइप्स। और इसके बाद में आएंगे जो माइनर टाइप हैं। माइनर में क्या आएंगे, सी माउंट, ट्रेंचेस, ग्योर्ड और एक दो डिवीजन और है जिनके आधार पे इसके माइनर में कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये हो गए डिवीजन ऑफ रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन। कॉन्टिनेंट शेल्फ, स्लोप, प्लेन, डीप सी प्लेन, डीप्स, सी माउंट, ट्रेंचेस, ग्योर्ड। अब इन रिलीफ फीचर का हम एक एक करके इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट शेल्फ की। कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या होता है? ये जो कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या होते हैं? ये कॉन्टिनेंट का जो एक्सटेंडेड एरिया होता है जो ऑक्युपाइड बाय शैलो सीज और गल्फ के द्वारा। कॉन्टिनेंट का वह एरिया जो एक्सटीड ज्यादा बड़ा हुआ हो और ऑक्युपाइड बाय शैलो सीज और गल्फ
मीन ये जो एरिया है ये ऑक्युपाइड बाय सीज है, और इसका एंगल कितना होता है, ग्रेडियंट एंगल 1 डिग्री और लेस देन 1 डिग्री। ये हो गया कॉन्टिनेंट शेल्फ। मीन जो कॉन्टिनेंट का आगे का हिस्सा होता है और वो ओशियन के अंदर समाया हुआ होता है, जिसके ऊपर पानी हो, वो कहलाएगा कॉन्टिनेंट शेल्फ। और इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी एवरेज विड्थ 80 किलोमीटर होती है। ये एक ओशियन से दूसरे ओशियन में कम या ज्यादा होती है, वेरी करती रहती है। और बात करते हैं सबसे कम विड्थ कौन से कॉन्टिनेंट में मिलती है, कौन से ओशियन में मिलती है। ये मिलती है चिली, इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा। यहां पे कॉन्टिनेंट शेल्फ की विड्थ 30 किलोमीटर या इससे भी कम मिलती है। लेकिन जो आर्कटिक ओशियन आता है वहां पे इसकी विड्थ 1500 किलोमीटर तक भी हो जाती है। मीन यही जो एरिया है जो कॉन्टिनेंट शेल्फ कहलाता है, इससे आगे जो एरिया होगा वो कॉन्टिनेंट स्लोप में आ जाएगा। और बताते हैं कि ये कैसे बनते हैं। इसकी जो ये तो हो गई विड्थ, एक होती है डेप्थ, इसकी गहराई कितनी होती है। नॉर्मल इसकी जो डेप्थ होती है ये समटाइम ज्यादा भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। ये 30 मीटर से 1600 मीटर ये इसकी विड्थ होती है। मीन इसकी नॉर्मली हमें सभी बातों के बारे में पता चल गया। इसका ग्रेडियंट एंगल कितना होता है, 1 डिग्री और लेस देन 1 डिग्री। इसकी डेप्थ कितनी होती है, 30 मीटर से 600 मीटर तक। और इसकी विड्थ वेरी करती है 80 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक। एवरेज विड्थ कितनी है इसकी, 1800 किलोमीटर। और ये किनके द्वारा अलग होता है कि किसी कोस्टल एरिया पे, एक तो जहां पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन होंगे वहां पे तो कॉन्टिनेंट शेल्फ बहुत ही संकरे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। और जहां पे कोस्टल एरिया में प्लेन मैदान मिलेगा वहां पे सेपरेट कॉन्टिनेंट शेल्फ थोड़ा सा फैल जाएंगे ओशियन के अंदर। और ये बनते कैसे हैं कॉन्टिनेंट शेल्फ, कोई रिवर के द्वारा, विंड के द्वारा जो डस्ट पार्टिकल आते हैं उनका एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाना, वेव के द्वारा, करंट के द्वारा, तब ये। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट स्लोप की। कॉन्टिनेंट स्लोप क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट शेल्फ को और जो डीप सी प्लेन को मिलाए उसको कॉन्टिनेंट स्लोप बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया कॉन्टिनेंट के बाद में जो सबसे पहले आएगा ये आएगा कॉन्टिनेंट शेल्फ। कॉन्टिनेंट शेल्फ थोड़ा सा इस साइड होगा, इसका ग्रेडियंट बहुत कम होगा, ग्रेडियंट एंगल। और इसके बाद में जो स्टीप स्लोप आएगा जो इसके बेसिन तक मिलेगा, यहां से ओशियन स्टार्ट हो जाता है और ये बिल्कुल स्टीप स्लोप आ जाएगा। ये क्या होगा, ये हो गया कॉन्टिनेंट शेल्फ और ये हो गया कॉन्टिनेंट स्लोप। इसका एंगल कितना होता है कॉन्टिनेंट शेल्फ का, 1 डिग्री और लेस। कॉन्टिनेंट स्लोप का एंगल, ग्रेडियंट एंगल 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में होगा।
और इसकी डेप्थ कितनी होगी? इसकी डेप्थ 200 मीटर से 300 मीटर होगी। इसकी इतनी डेप्थ होगी, इसका ग्रेडेड एंगल इतना होगा। इसकी डेप्थ 30 से 600 मीटर तक होती है। और ये कहां पे होगा? जहां पे कॉन्टिनेंट शेल्फ और डीप सी प्लेन आपस में मिलते हैं, जो उनके बीच का एरिया होगा वो कॉन्टिनेंट स्लोप कहलाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डीप सी प्लेन के बारे में। थर्ड हमारा आता है डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन जो ओशियन के अंदर बिल्कुल फ्लैट एरिया आ जाए, जहां पे कोई एंगल ना हो, और इसकी डेप्थ कहां से कितनी होगी? इसकी डेप्थ 300 मीटर से 600 मीटर। इसकी डेप्थ 300 मीटर से 600 मीटर तक हो, और इसका स्थान प्लेस ये कॉन्टिनेंट शेल्फ, स्लोप आ गया। और इसके बाद में जो प्लेन एरिया बचेगा बॉटम में, ये बिल्कुल स्मूथ एरिया होता है ओशियन के अंदर, और इसकी डेप्थ 3000 मीटर से 6000 मीटर होती है। और इसमें डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, नीचे कले इसमें जमी हुई होती है इसके बॉटम एरिया में, और ये कॉन्टिनेंट स्लोप के बाद में नीचे आता है। अब बात करते हैं हम ट्रेंचेस की। अब बात करते हैं हम ओशियनिक डीप्स एंड ट्रेंचेस। ओशियनिक डीप्स एंड ट्रेंचेस क्या होती है कि ओशियन का सम पार्ट होता है वो उसके सराउंडिंग पार्ट से कुछ ज्यादा गहरा होता है, उसे हम ट्रेंच बोलते हैं। मीन जब कोई एरिया, ये हो गया कॉन्टिनेंट शेल्फ, ये हो गया स्लोप, ये होगा डीप सी प्लेन, और इसके अंदर कुछ एरिया जो ऐसे ट्रेंच के रूप में अधिक गहरे होते हैं, इसके सराउंडिंग एरिया से डेप्थ ज्यादा होती है, इनको हम ट्रेंच बोलते हैं। इनकी डेप्थ भी 3 से 5 किलोमीटर तक होती है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमारी अर्थ की मूवमेंट होती है उनकी समझने में बहुत हेल्प करते हैं कि अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट में क्या क्या है, क्या क्या इसके बारे में समझते हैं, वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, ये हमें समझने में बहुत सहायता करते हैं। इनकी डेप्थ 3 से 5 किलोमीटर होती है, और अलग अलग महासागर में इनकी संख्या अलग अलग है। सबसे ज्यादा हमें ये जो ट्रेंचेस है वो पैसिफिक ओशियन में मिलेंगी, उसके बाद में अटलांटिक ओशियन में, और फिर सबसे कम इंडियन ओशियन में हमें ये ट्रेंचेस मिलती हैं। इन ट्रेंचेस में सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच, वो हमें पैसिफिक ओशियन में मिलती है, मेरियाना गर्त बोलते हैं जिसको। इसकी डेप्थ 11,013 किलोमीटर है, मेरियाना ट्रेंच। मीन ये हिमालय माउंटेन है उससे भी ज्यादा गहरी है। हिमालय माउंटेन की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर,
और इसकी गहराई इतनी। मीन हिमालय पर्वत भी इसके अंदर पूरा पूरा समा सकता है, इतनी गहरी ये मेरियाना ट्रेंच है। और ये हमें समझने में हेल्प करती है वोल्केनिक इरप्शन, अर्थ मूवमेंट के बारे में, और विड्थ के बारे में हमने इसके बता ही दिया। ये हो गई मेजर ओशियनिक रिलीफ फीचर। अब हम अगली क्लास में माइनर ओशियनिक रिलीफ फीचर के बारे में बातें करेंगे। और जो हमने टेस्ट लिया था उसमें कई बच्चों ने टाइम पे टेस्ट नहीं दिया। आप सभी को एक समय पे टेस्ट देना है और उसके अच्छे तरह से स्टडी करनी है। अगर आपका मूड नहीं होता कि हमको आज टेस्ट नहीं देना है तो आप बोल दिया करो, उस दिन हम लेक्चर बना लेंगे, लेक्चर वीडियो बना लेंगे और स्टडी कर लेंगे। लेकिन आधे स्टूडेंट हमें टेस्ट देते हैं, आधे नहीं देते, उसमें हमें अच्छा नहीं लगता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम आप बता देना भाई आपको टेस्ट देना है या नहीं देना। इसमें मेरे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ही सोचना है कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। और आपको इस चैप्टर के अंदर एक मुख्य बात और है कि आपको एक वर्ड मैप लेना होगा सभी को, एक बड़े वाला वर्ड मैप भी, एक छोटे वाला वर्ड मैप भी। इसी के सहायता से हम जो ओशियनिक करंट आएगी उनके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, सैलिनिटी के बारे में, सभी के बारे में हम मैप के द्वारा ही पता करेंगे कि कहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है, कहीं पे सैलिनिटी कम है। वर्ड मैप ड्रा करना आएगा तभी हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको एक तो बड़ा मैप ला के रखना है वर्ड का, और एक ला के रखना है छोटा स्टेंसिल के रूप में, जिससे कॉपी में बनाया जा सके। जिस टाइम नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके पास दोनों मैप होने चाहिए, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना आपके समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही है। ओके स्टूडेंट, आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मैप के साथ। थैंक यू।